ना जाने क्यों मुझे इस बात पे यकीन नहीं आ रहा कि तुम 2 दिन से सेठ दाऊद की कैद में रही तो तुम्हारी जान और इज्जत का खुला दुश्मन है, तो तुम उसके शर से कैसे महफूज रही होगी? देखो राबिया, मुझे तुम्हारी बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं है। मेरा दिल ये गवाही देता है कि सेठ दाऊद तुम्हें कैसे सही सलामत वापस भेज सकता है। सर, इसमें वो तमाम चीज़ें मौजूद है जो वो लड़का लड़की से बरामद हुए हैं। इनको छोड़ो, ये बताओ कुछ केश वेश भी है, सारा मामला सूखा है? सर जी 2,12,000 रुपये इसमें केस भी है। 2,12,000 या सिर्फ 12,000? सर जी 2,12,000 रुपये मैंने खुद ने गिने हैं। आप चाहे तो आप इसको गिन सकते हो। अफजल, तू कब बड़ा होगा? तुझे नहीं पता थाने में आने के बाद 1 किलो की चीज 1 पाव या उससे कम होके वापस जाती है। अब बता कितने? 12,000, ना इससे कम ना ज़्यादा। ना, अब तू जा, बाकी मामला मैं खुद देख लूँगा। मेरा नाम सब इंस्पेक्टर उरूसा है। मैं सच सुनने की आदी हूँ, इसके अलावा कुछ सुनना नहीं चाहती। इसलिए जो सवाल मैं करूँ उसका मुझे दुरुस्त जवाब चाहिए, और अगर मुझे लगा कि मेरे किसी भी सवाल का जवाब तुमने गलत दिया या देने की कोशिश की तो याद रखना तुम्हारी बहुत बड़ी गलती होगी। वहीद यानी वो लड़का जिसके साथ तुम भाग गई थी, उसने तुम्हें भागने पर आमादा किया था या तुम्हारी भी मर्जी शामिल थी? हम दोनों की मर्जी शामिल थी। क्या निकाह कर लिया तुम लोगों ने? फिर एक साथ इतने दिन कैसे गुजारे तुम दोनों ने? मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक तो ऐसा लगता है तुम और उस लड़के के दरमियान ये ताल्लुक अभी से नहीं, बहुत पहले से ही गहरा हो गया था। कब से जानती हो उसे? जानती तो 1.5 साल से हो। हम दोनों शादी करना चाहते थे, लेकिन ऐसे हालात कभी पैदा ही नहीं हो सके क्योंकि सबकी मुखालफत थी। सो हम मौका देखकर भाग गए। होटल में ठहरने का प्लान किसका था? दरअसल यहाँ से भागने से पहले वहीद ने मुझे कहा था कि हैदराबाद में उसके कुछ दोस्त हैं जो वक्त पड़ने पर हमारी मदद करेंगे, लेकिन जब हम वहाँ पहुँचे तो उनकी मदद ना पा सके। वो हमें 1 दिन के लिए भी अपने घर में रखने को तैयार नहीं थे, तो इसलिए हमें होटल में ठहरना पड़ा। इस काम में तुम अपने से ज़्यादा किसको कसूरवार समझती हो? जिस खुशफहमी के साथ उनसे हैदराबाद भगा कर लेकर गया था वो दरअसल मेरी गलत फहमी थी। शायद उसकी सब गलत प्लानिंग की वजह से मैं बुरी तरह फंस गई हूँ, और अब मुझे नहीं पता कि मेरे घर के दरवाजे मेरे लिए खुले हुए भी हैं या नहीं, क्योंकि मैं ज़रूरत और रसवाई के सिवा वहाँ पे कुछ छोड़ कर नहीं आई हूँ। महविश अब तक यही समझ रही है कि तुम उससे सच्ची मोहब्बत करते हो और उससे शादी करना चाहते हो। तुम्हारे कई बयानात की वजह से मैं इस शक में मुब्तला हो गया हूँ कि तुम उससे शादी करने के हक़ में नहीं थे, ना हो और ना आइंदा उसका ये ख्वाब पूरा करोगे कभी। दूसरी अहम बात ये कि तुम महज उसका इस्तेमाल करना चाहते थे, और वो दिन दूर नहीं था जब तुम किसी भी वक्त उसे छोड़कर से गायब हो जाते कि महविश के लिए ना जीना आसान होता ना मरना, क्योंकि तुमने उन 2.5 लाख रुपए पर अपना कब्जा जमा लिया है जो महविश अपने घर से चुरा कर लाई थी। महविश से मोहब्बत और शादी करना तुम्हारा असल मकसद नहीं था, बल्कि तुम वो 2.5 लाख रुपए हथियाना चाहते थे
यही तुम्हारी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मकसद था। अब बताओ, मेरी तहकीक और तुम्हारे दिल में छुपी हकीकत दोनों में कितना फ़र्क है? कितनी बातें सच्ची हैं और कितनी झूठी? आपकी कोई बात झूठ नहीं। एक मासूम लड़की को बरगला कर गुनाह के जिस दलदल में तुमने धकेल दिया है, मेरे नज़दीक तो इस गुनाह की सज़ा मौत होनी चाहिए। लेकिन कानून का तकाजा ये है कि तुम जेल की सलाखों के पीछे उस वक्त तक चलते रहो जब तक तुम्हारे इस गुनाह का अज़ाला नहीं हो। मैं अपनी रिटायरमेंट के बाद बहुत खुश था कि मैं अपने बाल बच्चों के साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजारूं। लेकिन जब से मैं इस घर में आया हूं, उस दिन से अब तक मुझे सिर्फ दुखों और परेशानियों के अलावा कुछ नहीं। सर, इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ ऐसा होता है। बहरहाल आप अपना दिल छोटा ना करें, सब ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा चेतना? महविश मेरी सारी जिंदगी की सारी कमाई लूट कर लिए गई। दूसरी में भी अपना हक मांगने आ गई। पहली में भी घर छोड़ के चली गई। मैं यहाँ अस्पताल में तड़प रहा हूं और वो शहजाद मेरा बेटा, उसको तो मेरी शक्ल देखना नसीब नहीं। और मुझे एक बात बताओ, तुम अपने जब पराये हो जाते हैं बेगाने, तो फिर गैर कैसे साथ देंगे मेरा? सर, मैं आपका साथ दूंगा। आप हिम्मत से काम लें। नहीं जिब्रान, हमसे हिम्मत जवाब दे गई। मैं अंदर से बिल्कुल टूट गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। मुझे नहीं लगता कि मेरा घर जाना भी हो सकेगा। ये नहीं, या फिर मैं यही मर जाऊंगा। ऐसी ऐसी मायूसी की बातें ना करें। मैं एक रहमदिल और मददगार खातून को जानता हूँ, नरगिस नाम है उसका। मैं उनसे बात करता हूँ, वो महविश की जमानत जल्दी करवा देगी। मत नाम लो उसका, मर चुकी है मेरे लिए। मैं उसका बाप कहलाना पसंद नहीं करता। उसका नाम मत लेना है मेरे साथ। खून के रिश्ते इतनी आसानी से मिटाए नहीं जाते। आप एक दफा ठीक हो जाएं, घर के हालात भी ठीक हो जाएंगे। पता नहीं तुम मेरी बात पे यकीन क्यों नहीं कर रहे हो जिब्रान? मेरी पहली बीवी और शहजाद मुझे अपना मुजरिम समझते हैं। देखो, मैं मानता हूँ मुझसे एक गलती हो गई थी, लेकिन उसकी इतनी बड़ी सजा कि मुझे एक लम्हे में पराया कर दी। और देखो, जहां तक दूसरी बीवी का ताल्लुक है ना, अल्लाह जानता है मैंने उसके साथ कोई ज्यादती नहीं। उसको तलाक उसकी गलतियों की वजह से हुई है। अब वो अपने बच्चे का हक मांगने आ गए। तो मुझे पता है, मैं जानता हूं कि जब तक उसको हक नहीं मिलेगा वो मेरा जीना दुभर कर दे। अब बताओ, इतने ही सारे लोगों में मेरे साथ मौजूद है, मैं पे भी अकेला हूं। अब भाई मैं इस बेबसी का रोना ना रो तुम्हारे सामने, तो मैं क्या कर, अकेला रह गया हूं। बिल्कुल
बिल्कुल अकेला। देखो, मैं किसी भी कीमत पर इस घर के कागजात तुम्हारे हवाले करने को तैयार नहीं। ये घर तो हर हाल में बिकेगा और उस पर पहला हक मेरे बेटे का होगा। देखिए, जैसा आप चाहेंगी ना वैसा नहीं होगा। एक अरसा बीत गया है मेरा इस मकान में, मैं इतने आसानी से ये मकान आपके हवाले नहीं कर सकता। आप पेपर्स मेरे हवाले कर दो। अच्छा, अगर मैं तुम्हें ना दूं तो मेरा क्या बिगाड़ लोगी? ये बात की बात है। फिलहाल मैं आपको यहाँ ये समझाना आया हूँ कि इस मसले का हल बैठ के आराम से बातचीत करके निकाला जा सकता है। ठीक है, अगर तुम्हें इस मकान से इतना लगाव है तो 5 लाख मुझे दे दो और घर के कागजात ले लो। 5 लाख? 5 लाख तो वैसे कह रही जैसे मैंने नोटों की मशीन लगा रखी हो कि मैं नोट छापूं और आपके हाथ में ला के रख दूं। इतनी महंगाई के दौर में 5 लाख की एक अहमियत है। आप प्लीज जरा लॉजिकल बात करें। मैं इतनी दूर से इसलिए नहीं आई हूँ कि 1-1.5 लाख लेके रुखसत हो जाऊंगी। अगर मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो तुम सबका जीना हराम कर दूंगी। वो तो माशाल्लाह से आपने आराम कर ही दी है। अब किस बात की कसर रह गई है? और रही बात 1-1.5 लाख रुपए की, तो अगर आपका उससे गुजारा नहीं होता है तो आप प्लीज अपनी आखिरी लिमिट बता दें मुझे। ये मकान बिके या घर का कोई फर्क, मुझे सिर्फ अपने पैसों से गर्ज है। देखिए, बात सीधी सी है कि जिस तरह से आप अपनी बात पे अड़ी हुई है ना, आपकी ये बात आसानी से पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि आप तो शराबत की ज़बान समझती नहीं है। मैं इस मसले का हल तलाश कर रहा था, लेकिन आप खुद उलझ रहे। बेहतर यह है कि आप 1-1.5 लाख रुपए लें और यहाँ से जाएं, वरना जो कुछ उसके बाद होगा ना, उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। यही बात मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ। दोबारा मेरे मुंह लगने की कोशिश मत करना। ये मत समझना मैं तुम्हारी बातों से डर गई हूँ, और ना मैं डरपोक हूँ। चलो जाओ, जो दिन में आए कर लेना। ये घर तो मैं बिकवा के रहूंगी। जाओ। बड़ा आया मुझसे कागजात लेने वाला, देती हूँ मैं अच्छी तरह। अब मुझे शिद्दत से ये एहसास होने लगा है कि वो खातून बातों से डरने या सहम जाने वाली नहीं है। अब अमली तौर पे इसको डराने और कराची से चले जाने के लिए कोई और तरीका अपनाना पड़ेगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है, वो औरत पूरी तैयारी के साथ यहाँ आई है। जिस तरह ये बाजी हमारे लिए चैलेंजिंग हो गई है, इसी तरह उसने इसे अपने लिए चैलेंज बना लिया है। सर धड़ की बाजी लगाने के लिए वो भी तैयार है। अगर हम वकील की एडवाइस को नज़रअंदाज करके उसे डायरेक्टली झगड़ा मोल लेंगे ना, तो नताइज खतरनाक निकल सकते हैं। अरे ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं एक ऐसे बंदे को जानता हूँ जो कमीशन बेस पे काम करता है, उससे सिर्फ बात करनी होगी मुझे। वो क्या करेगा? उस खातून पे वही लोग काबू पा सकेंगे। वो उसको इतना धमका देंगे कि वो एक ही दिन में कराची छोड़ के चली जाएगी। अरे तो देर किस बात की है? तुम उस बंदे से बात कर लो। कुछ झगड़ा मोल लेने से अच्छा है किसी और को छोड़ दो। लेकिन यार, एक मसला है। वो बंदा ना काम के पैसे लेता है, 5-10 हज़ार तो कहीं नहीं गए। ये तो कोई बड़ा इशू नहीं है। अगर हमारा मसला हल हो सकता है तो तुम उससे बात करो। पैसों का बंदोबस्त मैं कर लूँगी। ठीक है, मैं फिर उनको अभी कॉल करके सारी सूरत हाल से आगाह करता हूँ। अच्छा ये बताओ कि दाऊद आजकल कहाँ गायब है और कब हाजिरी का शर्त दे रहे हैं वो हमें? सेठ साहब को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उस वक्त आप दुबई में थे। आपसे रब्ता करने की कोशिश की लेकिन रब्ता नहीं हो सका। जब से सेठ साहब गिरफ्तार हुए हैं, उनके तमाम आदमी पुलिस से छुपते फिर रहे हैं। मुझे बादशाह ने खुद फ़ोन करके कहा था कि जैसे ही आप दुबई से वापस आए तो मैं आपको आकर बताऊं, ताकि आप सेठ दाऊद की ज़मानत करवा सकें। मेरे जिगरी यार को गिरफ्तार करने की जुर्रत कौन कर सकता है? ठीक है, मैं गवर्नर साहब से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। अली रज़ा साहब से मिलना चाहता हूँ मैं। क्यों मिलने? वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगर वो इस वक्त घर पे नहीं है तो उन्हें बता दीजिएगा कि जिब्रान मिलने आया था। तुम उनके रिश्तेदार हो क्या? नहीं, लेकिन मेरी अच्छी वाकफियत है उनसे। वो तो अस्पताल में है। अस्पताल में?
हाँ, अगर मूड है तो मिलने चले जाओ। और शहजाद कहाँ है? वो अभी घर पर नहीं है। अच्छा, तो वो कब तक आएगा? मुझे नहीं मालूम। अब शहजाद और उसकी माँ यहाँ नहीं रहती। अच्छा, उनका कोई नंबर है आपके पास? देखो लड़के, तुम मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हो। मैंने तुम्हें कह दिया ना, मुझे कुछ मालूम नहीं। और अब आइंदा यहाँ नहीं आना, समझे? यहाँ सिर्फ मैं रहती हूँ। चले, कम से कम ये तो बता दे कि अली रजा साहब किस हॉस्पिटल में है? कोई जिना विना अस्पताल है, बस मुझे यही नाम पता है। और भाई मेहरबानी कर कर अब तुम यहाँ से जाओ। हाँ, मेरा दिमाग चाट रहे हो। शुक्रिया। हाँ, तुमने सारे वाकयात तो बता दिए, लेकिन तुमने ऐसा कोई जुर्म नहीं किया था कि जिसकी इतनी बड़ी उन्होंने सजा दी तुम्हें। एक मामूली भीख मांगने वाली लड़की की वजह से तुम्हें पुलिस के हवाले कर दिया। सिर्फ ये, बल्कि वो अपने मुझसे फला मांग रही कि मैं उसकी ऐसा बिल्कुल जल्दी पूरी करूँगा नहीं। इसके सबक सिखाना बहुत जरूरी है। ये बताओ, इन हालात में जब मैं थोड़ा डाउन हो गया, मेरी मदद कर सकते हो? तुम मेरे देरीना दोस्त हो। तुम्हारे कहा माना मेरी जिम्मेदारी ही नहीं बल्कि मेरा फर्ज भी बनता है। जब तक मैं जिंदा हूँ कोई तुम्हारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। और ये मेरा तुमसे वादा है कि मैं तुम्हारा खोया हुआ स्टेटस तुम्हें वापस दिलाकर रहूंगा। विंटर, ये समझो कि एक तरह से मैं तुम्हारे आसरे को जिंदा था, वरना नरगिस से मुझे कहीं का नहीं चाहिए। आज इतनी देर कर दी। मैं किसी दफ्तर में मुलाजमत नहीं करता जो शाम होते घर लौटाऊं। तुम हमेशा दोपहर का खाना खाने घर आते हो और आज नहीं आए, और रात में भी इतनी देर कर दी, इसीलिए पूछ रही हूँ। देखो, मैं इस वक्त किसी सवाल के जवाब देने के मूड में नहीं हूँ। ओके, खाना गर्म कर दूं? खाना मैंने खा लिया। इससे पहले तुम कभी बाहर से खाना तो नहीं खाते थे? ये क्या, जब से मैं आया तुमने पुलिस वालों की तरह सवालात शुरू किए हुए? तुम्हारा दिल मुझसे भर गया है, तभी तुम इतने उखड़े उखड़े रहने लगे हो। तुम मुझ पर भरोसा नहीं करते। अब तुम अपने दिमाग की जगह दिल के बहलावे में आने लगे हो। मैं घर से खुद थोड़ी भागी थी जो खामखा मुझे सजा दे रहे हो। एक हादसा हो गया था मेरी जिंदगी में। अगर किसी में मेरी इज्जत खराब करने की इतनी जरूरत होती तो वो तब करता जब मेरी तुमसे शादी भी नहीं हुई थी। शादी के बाद अगर मेरी इज्जत खराब होती तो मैं यहाँ आने के बजाय सीधे कुएं में कूद जाती। मुझे तुम्हारी मोहब्बत बाजी में कोई दिलचस्पी नहीं रही। जबरान, तो तुम्हें मेरी बातें भी कड़वी लग रही हैं। पहले जब तुम घर आते थे तो कितने खुश होते थे, बल्कि मुझे मेरी खामोशी पर टोकते थे। खुदा के लिए जबरान, वापस लौट आओ अपनी पहले वाली जिंदगी में। तुम्हें समझ नहीं आ रही? मैं तुम्हें खामोश रहने के लिए कह रहा हूँ। मेरे खामोश रहने से मसले हल नहीं होंगे कि दूरियां और बढ़ जाएंगी। मुझे मरना गवारा है, लेकिन मैं तुम्हारा भरोसा नहीं तोड़ सकती। यार, तुमने भरोसा तोड़ा हो या ना तोड़ा हो, लेकिन मैं तुम्हारे बारे में आखिरी फैसला नहीं कर पा रहा। अरे मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं इस घर में वापस आऊं। मुझे ना कोफ्त आती है घर पे आते हुए। हर चीज से मुझे नफरत हो रही है। मेरा दिल करता मैं हर चीज तोड़ दूं, लेकिन क्या?
सेठ जी, तो आपके साथ साथ हमारे भी वारे नहीं आ रहे हो गए। इस खुशी में हफ्ते की रात को एक जश्न होना चाहिए। बहुत अरसों हो गया कोई मुजरा शुजरा देखे। मुजरा। सबर कर जा बच्चे, सबर कर जा। यहाँ सब कुछ हुआ करेगा। ये मेरा अपना घर है। किसी के बाप में हिम्मत नहीं है कोई रोक टोक लगा के दिखाए। सेठ जी, इस बार कुछ चेंज होना चाहिए। इस बार मुजरे के लिए अदाकारा मंगा लेते हैं। सुना है कि बहुत टेट होती है। बेटा, हम तो पैदा ही अय्याशी के लिए हुए हैं। अगर 2 मामलात से निपट लूं मैं, फिर यह एक नहीं 2 मुजरे हुआ करेंगे। तो अब हमारे लिए क्या हुक्म है सेठ जी? सबसे पहले तो मैं अपनी बीवी से इंतकाम लेना चाहता हूँ। इसके बाद राबी को भी देख ले। अब ये राबी में क्या खास बात रहेगी सेठ जी? तुम अभी बच्चे हो शेरू, दिलों का हाल दे आए जब इसके बाद सीखा क्या है? राबी को तो मैंने दिल से चाहा। सड़कों पर उसकी भीख मांगने की एक एक अदा मेरे दिमाग में पिक्चर की रील की तरह चली। मैं चाहकर भी उसको अपने दिमाग से भी निकाल सकता। सेठ जी, उसकी शादी को बहुत टाइम हो गया, तो बच्चा भी पैदा करने वाली होगी। मैं उसका बच्चा पैदा होने ही नहीं दूंगा। राबी जैसी खूबसूरत लड़की जिब्रान जैसे 2 टके के टैक्सी ड्राइवर की बच्चे की मां नहीं पाल सकती। मैं उसको इस काबिल ही नहीं छोड़ूंगा कि वो बच्चा पैदा कर सके। सेठ जी, आप कहें तो ठोक दें उसे। नहीं, अभी इंतजार करो। सबसे पहले नरगिस मेरा टारगेट बनी हुई है, क्योंकि उसी की वजह से मुझे बदतरीन दिन देखने पड़े। जिस तरह उसने मेरी जिंदगी का सुकून बर्बाद किया है, मैं भी उसको तड़पा तड़पा कर मारना चाहता हूं। और अब मैंने सोच लिया कि मुझे उसके साथ करना क्या सेठ जी? देखते जाओ। नरगिस मेरा शिकार है और उसका शिकार मैं अब खुद ही करूंगा। आपका बहुत शुक्रिया कि आपने मेरी मदद करी और मेरी जमानत करवाई। मैंने आपकी कोई मदद नहीं की। शुक्रिया तो आप नरगिस मैम का अदा करें जिन्होंने वकील का बंदोबस्त किया। मैं तो सिर्फ अपनी ड्यूटी निभा रहा था। तो मैं आपको बता, आपके जाने के बाद आपके घर के हालात बहुत ख़राब हो गए हैं। आपके अब्बा हॉस्पिटल में एडमिट हैं, आपकी वालदा अपने भाई के घर में चली गई हैं और शहजाद अपनी बीवी के घर, और आपका जो ज़ाती घर है वहाँ पे एक इजाफी खातून आके रह रही है। अब आप मुझे बताएं कि मैं आपको कहाँ लेकर चलूँ? कहीं ना कहीं तो माफ़ी की इब्तदा करनी होगी। जाहिर है आपने अच्छे भले घराने को तोड़ा है, तो मेरे ख्याल से इस घराने को एक भी आप ही कर सकती हैं। जो अब्बा से मैं